नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दमदार। आपके साथ में हूं अमित गर्ग शुक्ला। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ जो गौतम बुद्ध नगर से है। कोरोना मरीज मिलने के बाद कई टावर सील कर दिए गए हैं। 11 सोसाइटी के टावरों को सील किया गया है। एक सोसाइटी को पूरी तरीके से सील कर दिया गया है। 2 गांवों को भी सील कर दिया गया है। साई उपवन का टावर नंबर A सील किया गया है। गैलेक्सी नॉर्थ एवेन्यू 2 भी सील कर दिया गया है। संवाददाता अमित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, विस्तार से बताइए क्या जानकारी है। अमित, बता दूं आपको, जैसे लगातार गौतम बुद्ध नगर में कोरोना के पेशेंटों की संख्या बढ़ती जा रही है, तो साथ के साथ जिला प्रशासन भी अपनी तरफ से कार्रवाई कर रहा है। तो जिला प्रशासन में दादरी एसडीएम ने आज बड़ी कार्रवाई करते हुए यहाँ कोरोना के पेशेंट मिले थे उस इलाकों को सील कर दिया, जिसमें 11 सोसाइटी को सील किया गया। वहीं 2 गाँव को पूरी तरह सील कर दिया गया। एक सोसाइटी को भी पूरी तरह सील कर दिया गया। तो गौतम बुद्ध नगर के गोल्ड सिटी में जो सोसाइटी है, जो एक्सटेंशन में सोसाइटी, जिसमें गोल्ड सिटी एवेन्यू 2, गोल्ड सिटी एवेन्यू 11 और निराला स्टेट, इस तरह की मिला के कुछ 11 सोसाइटी को जिला अधिकारी के आदेश पे सील किया गया। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। गौतम बुद्ध नगर से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। कोरोना के मरीज मिलने के बाद कई टावरों को सील किया गया है सोसाइटी के भीतर। दरअसल अब डीएम ने तय किया है कि पूरी सोसाइटी को सील नहीं किया जाएगा, बल्कि जिस सोसाइटी के जिस टावर में केस निकलेगा उस टावर को ही सील किया जाएगा। और इसी के तहत आज तमाम टावरों को सील किया गया है। गोरखपुर में डबल मर्डर मामले में खुलासा होने के बाद हंगामा खड़ा हो गया है। गोरखपुर देवरिया हाईवे को लोगों ने जाम कर दिया और जमकर पत्थरबाजी की है। इस पूरे मामले में ज्यादा जानकारी के साथ रामगोपाल इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हम उनका रुख करेंगे। उससे पहले आप तस्वीरें देखिए किस कदर यहां पर हंगामा हुआ है। रामगोपाल, क्या जानकारी है? 3 दिन पहले झंझाना थाना क्षेत्र में 2 भाइयों की हत्या हो गई थी। 2 चचेरे भाई थे और इस मामले में पुलिस अभी तक खाली हाथ है, चूंकि उन दोनों भाइयों के साथ एक जो तीसरा शख्स मौजूद था उसकी अभी धरपकड़ हो पाई है, लेकिन हत्या किस कारण से हुआ इसका अभी तक खुलासा नहीं कर पाया। इसी को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश था और बड़ी संख्या में आज ग्रामीण जो है गोरखपुर देवरिया राजमार्ग पे जाके बैठ गए और उसके बाद उनका ये मांग था कि जो हत्या हुआ है उसमें हत्यारों को गिरफ्तार किया जाए, पुलिस इसका खुलासा करे। और इसी को लेकर जब भीड़ बढ़ती चली गई तो पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया। इसके बाद ग्रामीणों ने उधर से पत्थरबाजी की, फिर पुलिस ने इधर से लाठी चलाया, फिर भीड़ कर भीतर की। इस दौरान 2 से 3 गाड़ियों को तोड़ भी दिया गया है। अमित, मौके पे पुलिस के आला अधिकारी मौजूद हैं और उन्होंने स्थिति को नियंत्रण में ले लिया है। अभी बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो ग्रामीणों ने गोरखपुर देवरिया मार्ग को जाम कर दिया, खूब हंगामा किया और इस दौरान उनकी तरफ से नारेबाजी की गई। दरअसल मर्डर की वारदात से सभी लोग नाराज थे। इनका यह आरोप है कि पुलिस सही तरीके से कार्रवाई नहीं कर रही है, जिस वजह से आज सभी लोग हाईवे पर आ गए और काफी देर तक हंगामा चलता रहा। उधर हरदोई में कुएं में 2 बैल गिर गए, जिन्हें रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया। बताया जा रहा है कि आपस में लड़ते हुए दोनों बैल सूखे कुएं में जा गिरे। ग्रामीणों को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने 10 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद दोनों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि दोनों बैल आपस में लड़ रहे थे और लड़ते लड़ते ये कुएं में जा गिरे। उसके बाद मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने और लोगों को बुलाया, रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। तकरीबन 10 घंटे के बाद दोनों बैलों को रेस्क्यू किया गया। और अब खबर अमेठी से, जहां पर एक एटीएम चोर भीड़ के हत्थे चढ़ गया और लोगों ने उसकी जमकर धुनाई कर दी। पिटाई के बाद लोगों ने उसे पुलिस के हवाले कर दिया। हालांकि उसका साथी मौके से फरार हो गया। आरोप के मुताबिक वो धोखे से लोगों का एटीएम बदल दिया करता था और उससे पैसे निकाल लिया करता था। आज लोगों ने उसको पकड़ लिया, बुरी तरह से उसकी पिटाई की और उसके बाद उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया। 2 तस्वीरें आप देखिए, एटीएम चोर को किस कदर लोग यहाँ पर पीट रहे हैं। उस पर यह आरोप है कि धोखे से लोगों का एटीएम कार्ड वो बदल दिया करता था और उसके बाद उनके अकाउंट से पैसे निकाल लिया करता था। फिलहाल अभी पुलिस की गिरफ्त में है। और शामली में अवैध हथियारों के साथ वीडियो वायरल हो रहा है। 3 युवकों को काफी महंगा भी पड़ गया वीडियो वायरल करना। पुलिस ने तीनों युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। इन युवकों ने अवैध हथियार लहराते हुए वीडियो बनाया था और उसे टिकटॉक पर अपलोड कर दिया था। इन युवकों के पास से अवैध पिस्टल और देसी तमंचा बरामद कर लिया गया है और इनसे पूछताछ की जा रही है कि इनके पास ये पिस्टल तमंचा कहां से आया।
और अब खबर बिहार के भागलपुर से है, जहां पर प्रवासी श्रमिकों ने स्टेशन पर खाने का सामान और पानी के बोतल की लूट की। दरअसल ट्रेन राजस्थान के जोधपुर से पूर्णिया जा रही थी और भागलपुर स्टेशन पर रुकी थी। यहां प्रवासी कामगारों को खाने का सामान दिया जाना था, लेकिन श्रमिकों ने यहां पर सामानों की लूट शुरू कर दी और इस दौरान कई लोग आपस में भिड़ भी गए और उनमें छीना झपटी भी शुरू हो गई। इनमें ज़्यादा से ज़्यादा पैकेट लूटने की होड़ मची हुई थी। इस दौरान सबने सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां भी उड़ाई। उधर मुजफ्फरपुर में हुई महिला की मौत को लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि आशा है रेलवे स्टेशन पर एक बच्चे की अपनी मृत मां को जगाने की विचलित करने वाली तस्वीरें देखकर सरकार ये सुनिश्चित करेगी कि अब कोई और ट्रेन में भूख प्यास से ना मरे। मुंबई गुजरात में अभी भी घर लौटने के लिए व्यथित लोगों की सहायता के लिए सरकार राजनीति से ऊपर उठकर सच्ची मदद करे। लॉकडाउन के मुद्दे पर कांग्रेस बीजेपी आमने सामने आ गए हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने लॉकडाउन को फेल बताया, तो बीजेपी ने राहुल गांधी को जवाब देने में देरी नहीं की। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी पर पलटवार किया और लॉकडाउन को सफल बताया। कोरोना संकट के बीच बीजेपी ने बुधवार को कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पर पलटवार किया। बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि राहुल गांधी कोरोना वायरस के इस दौर में भी झूठ बोल रहे हैं और गलत बयानबाजी कर रहे हैं। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि राहुल लॉकडाउन को फेल बता रहे हैं, लेकिन पंजाब और राजस्थान ने सबसे पहले लॉकडाउन किया, जबकि महाराष्ट्र ने सबसे पहले ही 31 मई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया था। तो फिर सवाल ये है कि क्या कांग्रेस के मुख्यमंत्री राहुल गांधी की नहीं सुनते? सबसे पहले लॉकडाउन किसने किया? पंजाब ने किया। किसने किया? राजस्थान ने किया। और अभी 31 मई तक इसको बढ़ाने में मुख्यमंत्रियों की बैठक के पहले ही महाराष्ट्र ने फैसला कर लिया, पंजाब ने फैसला कर दिया। तो राहुल गांधी जी, आप कहते हैं लॉकडाउन कोई सोल्यूशन नहीं है, तो अपने मुख्यमंत्री को नहीं समझाते हैं आप, या वो आपकी बात नहीं सुनते हैं, या आपकी बात में इतना हल्कापन है कि उसको वजन नहीं देते। राहुल पर आरोप लगाते हुए रविशंकर प्रसाद ने यह भी कहा कि जब से कोरोना संकट आया है, तभी से राहुल गांधी इस लड़ाई में देश के संकल्प को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। वो झूठ बोलकर, गलत बयानबाजी कर और तथ्यों को गलत तरीके से बताकर ऐसा कर रहे हैं कि जब से कोरोना की इस दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति आई है, तब से राहुल गांधी देश के संकल्प को इस लड़ाई के मामले में कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी बात, ये सब कुछ वो झूठ, गलत बयानी और तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर रखने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल मंगलवार को मीडिया से बात करते हुए राहुल गांधी ने लॉकडाउन को फेल बताया था और कहा था कि पीएम मोदी पहले फ्रंट फुट पर खेल रहे थे, लेकिन अब बैक फुट पर हैं। नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि 21 दिन में कोरोना की लड़ाई जीती जाएगी। 4 लॉकडाउन हो गए, तकरीबन 60 दिन हो गए। हिंदुस्तान पहला देश है जो बीमारी के बढ़ते वक्त लॉकडाउन बंद कर रहा है। तो यह बात क्लियर है, स्पष्ट है कि हिंदुस्तान का लॉकडाउन फेल हुआ है। राहुल के इस बयान के बाद सियासत का गरमाना स्वाभाविक था और हुआ भी ऐसा है। बीजेपी ने राहुल पर तल्ख पलटवार किया और साफ कर दिया कि दुनिया के कई देशों के मुकाबले हिंदुस्तान में कोरोना संक्रमण के मामले कम हैं और ऐसा इसलिए हो पाया क्योंकि पीएम मोदी ने वक्त रहते पूरे देश में लॉकडाउन लागू कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। सूबे की जनता के लिए सीएम योगी लगातार सक्रिय हैं। प्रदेश में किसी भी तरह की दिक्कत हो, सीएम योगी तुरंत उसका संज्ञान लेते हैं। लेकिन आज सुबह से ही सीएम के तेवर कुछ अलग दिखाई दे रहे थे। बैठक करना था, लेकिन बैठक से पहले आरएमएल अस्पताल पहुंच गए। इस हलचल को न्यूज़ 18 लगातार कवर कर रहा था, तो चलिए हम आपको दिखाते हैं कि क्या क्या और कैसे कैसे हुआ। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ हर दिन सुबह 10:30 बजे टीम 11 की बैठक के जरिए पूरे प्रदेश में कोविड-19 को लेकर के चल रहे हालात का जायजा लेते हैं। लेकिन जैसे ही आज मुख्यमंत्री अपने आवास से बाहर निकले, तो लोक भवन न जाकर के 10:20 पर पहुंच गए वो लखनऊ के हॉस्पिटल राम मनोहर लोहिया।
वहां पर पहुंच करके, जिनके साथ खुद चिकित्सा शिक्षा मंत्री सुरेश खन्ना भी थे, अधिकारियों की टीम भी थी, लेकिन मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्हें इमरजेंसी वार्ड को देखना है। इमरजेंसी वार्ड पहुंच करके सीएम योगी आदित्यनाथ का पारा चढ़ गया वहां के हालात देख करके। दरअसल सोशल डिस्टेंसिंग का कोई पालन नहीं था वहां पर। इसके अलावा डॉक्टर्स गैर मौजूद थे, जो तीमारदार थे उनकी लंबी चौड़ी फौज थी। सीएम ने एक एक मरीज के पास जाके उनका हाल पूछा, ये जानने की कोशिश की कि इंतजामात कैसे हैं, उनको परेशानी क्या है, इलाज कैसा हो रहा है। लेकिन तमाम शिकायतों के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सख्त लहजे में यहाँ पे 15 से 20 मिनट बिताने के बाद निकल गए लोक भवन के लिए। 11:30 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राम मनोहर लोहिया का जायजा लेने के बाद पहुंचते हैं लोक भवन, जहां पर कोविड-19 को लेकर के टीम 11 की बैठक होनी थी। बैठक शुरू हुई, लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ के हाव भाव बदले हुए थे, बेहद सख्त थे। मीटिंग के बीचों बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राम मनोहर लोहिया की अव्यवस्थाओं का हाल बताया। साथ ही स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह और चिकित्सा शिक्षा मंत्री सुरेश खन्ना के साथ विभागों के दोनों प्रमुख सचिवों को भी ये निर्देश दिए कि वो जा करके ग्राउंड रिपोर्ट देखें, अस्पतालों का जायजा लें, मेडिकल कॉलेजेस का जायजा लें और देखें कि व्यवस्थाएं जो हैं वो किस तरीके की हैं। मुख्यमंत्री के सख्त तेवर देखते हुए विभाग के दोनों मंत्री और प्रमुख सचिव निकल पड़ते हैं लखनऊ के अस्पतालों का जायजा लेने के लिए। सीएम योगी की नाराजगी का असर भी देखने को मिला। सीएम से निर्देश मिलने के तुरंत बाद स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह ने बलरामपुर हॉस्पिटल का जायजा लिया, तो वहीं प्रमुख सचिव स्वास्थ्य ने सिविल हॉस्पिटल का। इसके अलावा ये भी निर्देश दिए गए कि न सिर्फ ये 2 हॉस्पिटल, बाकी भी प्रदेश के जो अलग अलग मेडिकल कॉलेज या हॉस्पिटल्स हैं वहाँ के भी निरीक्षण किए जाएं। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन दिनों कोविड-19 को लेकर के बेहद गंभीर है और शायद यही वजह है कि इस दौरान जब लोग सोशल डिस्टेंसिंग को अपना रहे हैं, घर से बाहर कम निकल रहे हैं, इस दौरान मुख्यमंत्री ने जाकर के सीधे सीधे इमरजेंसी वार्ड का जायजा लेकर के ये निर्देश दिए और ये संकेत दिए कि अगर वो ग्राउंड जीरो पर जा करके जायजा ले सकते हैं, फीडबैक ले सकते हैं, तो मंत्री और अधिकारी क्यों नहीं। कोविड-19 के जो मामले हैं अगर देखा जाए यूपी को लेकर के, तो बाकी राज्यों के मुकाबले अभी हालात बेकाबू नहीं है और शायद यही वजह है कि मुख्यमंत्री इस हालत को, इस स्थिरता को कंट्रोल करना चाहते हैं, कंट्रोल में रखना चाहते हैं और इसीलिए वो ये चाहते हैं कि कम से कम स्वास्थ्य विभाग, जिसके ऊपर जिम्मेदारी है पूरे प्रदेश की या कोरोना महामारी को लेकर की एक महत्वपूर्ण भूमिका है, वो उस भूमिका में कहीं चूक ना जाए और इसीलिए एहतियात ज़रूरी है, साथ ही साथ जनता से संवाद भी। अनामिका सिंह, न्यूज़ 18, लखनऊ। और सीएम की सख्ती का असर यह हुआ कि केजीएमयू अस्पताल पहुंच गए सुरेश खन्ना। यहां पर उन्होंने निरीक्षण किया। सीएम योगी के निर्देश के बाद अस्पताल का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे सुरेश खन्ना, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बैठक में सीएम योगी ने फटकार लगाई और उसका असर यह हुआ कि स्वास्थ्य सचिव, स्वास्थ्य मंत्री सभी बारी बारी से अस्पताल का निरीक्षण करते हुए नजर आए। और इलाहाबाद हाईकोर्ट से एक बड़ी खबर है। 69,000 अध्यापकों की भर्ती मामले में अपडेट सामने आया है। दायर याचिकाओं की सुनवाई कल भी जारी रहेगी। भर्ती परिणाम घोषित होने के बाद प्रश्नों के उत्तर गलत होने के आधार पर चुनौती दी गई है। याचिकाओं में नए सिरे से मेरिट लिस्ट बनाने की मांग भी की गई है। याचिका में घोषित परिणाम रद्द किए जाने की मांग की गई है, जिससे संबंधित याचिका पर सुनवाई चल रही है। जानकारी ये सामने आई है कि कल भी सुनवाई चलती रहेगी। कल तस्वीर साफ हो पाएगी कि सुनवाई के दौरान क्या कुछ निकल कर आया है। घोषित परिणाम को रद्द किए जाने की मांग की गई है। इस याचिका में नए सिरे से भर्ती किए जाने की मांग की गई है। क्या इन तमाम मांगों को माना जाएगा? याचिका पर विचार करते हुए, सुनवाई करते हुए ये सब कुछ कल साफ हो जाएगा। यूपी लौटे कामगारों को रोजगार देने के लिए कई उद्यमी सामने आए हैं और योगी सरकार से 5 लाख कामगारों की डिमांड की गई है। स्किल मैपिंग डेटा बैंक से कामगारों की जानकारी मांगी गई है। यानी यूपी में श्रमिकों, कामगारों और युवाओं के उद्योगों में सेवायोजन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। सीएम योगी ने हर औद्योगिक इकाई में मैन पावर की स्ट्रेंथिंग कराने का निर्देश भी दे दिया है और साथ ही हर औद्योगिक इकाई में वापस लौटे कामगारों में से कम को रोजगार देने के लिए कहा गया है। आयात करते थे वो हम अपने प्रदेश में कैसे बना सकते हैं, ये 2 महत्वपूर्ण बातें। प्रायोरिटी ये है, साथ में हम ऐसी कंपनियां जो चाइना से शिफ्ट करके दूसरे देशों में जाना चाहती हैं, उसके ऊपर हमने बड़ी क्लोज नज़र हम बनाए हुए हैं। बहुत सारे देशों से हमारी बातचीत भी हो रही है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी इसके ऊपर प्रोएक्टिव तरीके से काम कर रही है। इंडस्ट्री डिपार्टमेंट में सारे लेबर काम नहीं करते। जो इंडस्ट्री डिपार्टमेंट का शेयर लगभग 16% है लेबर का।
16%, बाकी 84% लेबर जो हैं वो विभिन्न क्षेत्रों के अंतर्गत काम करते हैं, चाहे वो ठेला लगाते हैं, चाहे वो पान बेचते हैं, चाहे वो किसी दुकान के ऊपर काम करते हैं, चाहे वो अनऑर्गेनाइज सेक्शंस के अंतर्गत काम करते हैं, चाहे वो मनरेगा के भी काम करते हैं। तो बहुत बड़ी संख्या है। कभी कभी ये मिथ होता है कि इंडस्ट्री का मतलब सारी की सारी लेबर को उसमें एकोमोडेट करने का, ऐसा नहीं है फैक्ट। कोरोना संकट के बीच कानपुर में स्वास्थ्य विभाग के सामने एक नई चुनौती खड़ी हो गई है। यहां पोस्टमार्टम हाउस में पोस्टमार्टम ही नहीं हो पा रहा है। कारण क्या है, आप इस रिपोर्ट में देखिए। कानपुर में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है और वायरस की चपेट में आए 11 लोगों की अब तक मौत भी हो चुकी है। कोरोना से निपटने की बढ़ती चुनौतियों के बीच स्वास्थ्य विभाग के सामने एक और मुश्किल खड़ी हो गई है। मुश्किल पोस्टमार्टम हाउस में पोस्टमार्टम नहीं हो पाने की है। दरअसल बाहर से कानपुर आ रहे श्रमिकों में से अब तक 6 श्रमिकों की मौत हो चुकी है। प्रक्रिया के तहत पहले सभी का कोरोना टेस्ट हुआ और फिर शवों का पोस्टमार्टम करवाया गया। पोस्टमार्टम के 2 दिन बाद जब रिपोर्ट आई तो मृतकों को कोरोना पॉजिटिव बताया गया, जिसके बाद डॉक्टर समेत पोस्टमार्टम हाउस का पूरा स्टाफ डर गया। एहतियातन सभी ने अपना अपना कोरोना टेस्ट करवाया और रिपोर्ट नहीं आने तक पोस्टमार्टम हाउस आने से मना कर दिया, जिससे पोस्टमार्टम हाउस में व्यवस्था पूरी तरीके से ठप हो गई है। इस वक्त मैं कानपुर के पोस्टमार्टम ऑफिस के बाहर खड़ा हूं। यहां रोज पोस्टमार्टम हो रहा है और जब से श्रमिकों का एपिसोड स्टार्ट हुआ है तो कई ऐसे श्रमिक हैं जिनकी यहां मौत हो चुकी है। अगर पिछले 5 दिन की बात की जाए तो 6 श्रमिकों की इसमें मौत हुई है और उनके पोस्टमार्टम यहां हुए और उनके मरने के बाद उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिसके बाद से यहाँ हड़कंप मचा हुआ है। यहाँ की जो टीम है, यहाँ जो पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर्स हैं, यहाँ के जो प्रभारी हैं, उन सभी ने एहतियात के तौर पर अपना टेस्ट कराया है और आज सारे लोग हॉस्पिटल गए थे अपना टेस्ट कराने के लिए और तब तक इस कार्य का बहिष्कार किया गया है। उनका ये कहना है कि जब तक उनकी रिपोर्ट्स नहीं आ जाती तो वो काम पे नहीं आएंगे, क्योंकि उनके एक प्रभारी चिकित्सक को बुखार और सांस लेने की तकलीफ हुई। यानी यहाँ जो लोग पोस्टमार्टम कर रहे हैं वो दहशत के साये में है। पोस्टमार्टम बंद होने से परेशानी बढ़ गई है। अब ऐसे शवों का भी पोस्टमार्टम नहीं हो पा रहा है जिनकी मौत किसी अन्य बीमारी से हुई है। एम्बुलेंस के जरिए शव यहां पर आ तो रहे हैं, लेकिन पोस्टमार्टम नहीं हो पा रहा है। इससे पहले भी पोस्टमार्टम हाउस के स्टाफ ने लावारिस शवों का पोस्टमार्टम करने से इनकार कर दिया था। कोरोना काल में खतरा हर किसी के लिए है, लेकिन डॉक्टर्स और स्वास्थ्य कर्मियों के लिए चुनौती ज्यादा बड़ी है। उन्हें खुद को कोरोना से बचाना भी है और मेडिकल सेवाओं को जारी भी रखना है। लेकिन कानपुर में पोस्टमार्टम हाउस का स्टाफ इस चुनौती से निपटने में खुद को अक्षम साबित कर रहा है। अब देखना ये होगा कि क्या इसकी वैकल्पिक व्यवस्था स्वास्थ्य महकमा करता है। फिलहाल इस मामले पर कोई भी कुछ कहने से बचता नजर आ रहा है। जर्नलिस्ट आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। और अब खबर ग्रेटर नोएडा से, जहां पर पुलिस और बदमाश के बीच दिन दहाड़े मुठभेड़ हो गई, जिसमें गोली लगने से 25,000 का इनामी बदमाश नसीम घायल हो गया, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जिसे इलाज के लिए हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है। मुठभेड़ जारचा थाना क्षेत्र के समाना नहर के पास हुई। पुलिस के मुताबिक इनामी बदमाश गोकशी के मामले में वांछित था। नोएडा अब दूधिया रोशनी से रोशन होगा। इसके लिए नोएडा अथॉरिटी 7 करोड़ 42 लाख रुपए खर्च करेगी। इस पैसे से 21,000 से अधिक LED लाइट लगाई जाएंगी। इसकी जिम्मेदारी EESL को दी गई है। अलीगढ़ में लॉकडाउन की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, जहां पर निकाह की पूर्व संध्या पर बारबाला के डांस का आयोजन किया गया, जिसमें 100 से अधिक लोग शामिल हुए। कई छोटे बच्चे भी इसमें शामिल थे, लेकिन किसी ने भी मास्क नहीं लगा रखा था और ना ही यहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जा रहा था, जिसका वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने दूल्हे के पिता के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। मामला सासनी गेट थाना क्षेत्र के मोहल्ला सराय सुल्तानी गली तांबा का। और चलिए इसके साथ इस बुलेटिन में इतना है, लेकिन खबरें जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।